आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम रोज डिस्कशन कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सीजी सेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, सीजी सेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 उसमें ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित का को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां कुछ दिया हुआ है, देखो बुद्धिस्ट परिषद राजगृह, ये जो है ना, जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो उनको दिया हुआ है। तो आपको जो है ना, कौन से स्थान पर पहले हुआ था, फिर कौन से स्थान में उसके बाद हुआ था, इस हिसाब से आपको जमाना है। तो ये बुद्धिस्ट परिषद, जो बौद्ध परिषद है ना, बौद्ध संगीति, उसके बारे में है। तो देखिएगा, बुद्धिस्ट परिषद राजगृह मतलब कि राजगृह में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? ये राजगृह में। उस वक्त कुंडलवन की बात करें तो लगभग 100 ईस्वी, कुंडलवन में जो है ना 100 ईस्वी में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्र की बात करें तो अशोक के समय में लगभग 252 के आसपास हम पकड़ के चल सकते हैं, इसी आसपास लगभग हुआ था, 252 आसपास हुआ था, 252 ईसा पूर्व। उसके बाद वैशाली की बात करें तो 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार सबसे पहले कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। सबसे पहले कहां? राजगृह में हुआ था। तो एक जो है आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद हुआ था वैशाली, तो ये चौथा वाला जो है दूसरे नंबर में हो जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ था, ये तीसरे नंबर, हाँ ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। उसके बाद जो कुंडलवन है ये सबसे आखिरी में हुआ था, कुंडलवन में सबसे आखिरी में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, कुंडलवन। तो देखो सबसे पहले हुआ राजगृह। राजगृह में जब हुआ ना, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, उसका शासन था ना। उसके बाद वैशाली में कालाशोक, जो अपना शिशुनाग वंश का था। उसके बाद पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के शासक अशोक। कुंडलवन यहां पर जो है कनिष्क भारत का शासक था। तो आपका कूट क्या बनेगा? 1 4 3 2, ये आपका कूट बनेगा ना, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये आपका कूट बनेगा 1 4 3 2। मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लूंगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 नहीं, 1 4 3 मैंने बताया ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सीजी सेट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला भी ना सीजी सेट 2017 का क्वेश्चन है। तो यहां पर जो है ना 2 कथन दिया हुआ है, मतलब एक कथन दिया है, एक कारण दिया हुआ है। तो पढ़ लेते हैं पहले कथन ए। कथन ए, इसमें बोला गया है कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था विकसित हुआ। तो बिल्कुल सही है भाई, जो वैदिक काल था उस समय जो है जाति व्यवस्था विकसित हुआ। जाति व्यवस्था मतलब जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो जो है डेवलप हुआ वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ये शुरू हुआ था। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों मिलाकर के वैदिक काल। तो वैदिक काल में जाति व्यवस्था विकसित हुआ, ठीक है, पहला कथन। उसके बाद कारण आर बोल रहा है कि वर्णों पर आधारित यह व्यवस्था प्रारंभ से ही कठोर थी। मतलब कि वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था विकसित हुई, जो कि वर्ण व्यवस्था थी, मतलब वर्णों पर आधारित थी, तो वर्णों पर आधारित यह व्यवस्था प्रारंभ से ही कठोर थी, ये जो है अपना कारण बोल रहा है। तो जो कारण है ना, ये गलत है। देखिए, जो जाति व्यवस्था जो कि वर्ण पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, ये जो है ना प्रारंभ में क्या कहते हैं, कठोर नहीं थी। प्रारंभ में कठोर नहीं थी, प्रारंभ में बहुत ज्यादा लचीला थी। प्रारंभ में कोई व्यक्ति अपना वर्ण भी बदल सकता था, क्योंकि प्रारंभ में ना जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर आधारित थी।
कर्म, मतलब जो जो काम करेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा, उस जाति का। मान लो कोई वैश्य है, उसका बेटा हुआ जो कि अच्छा पढ़ लिख गया और ब्राह्मण वाला कार्य करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई ब्राह्मण का बेटा अगर वो युद्ध कला में कुशल हो जाएगा तो वो जो है क्षत्रिय कहलाएगा। तो वर्ण व्यवस्था जो है प्रारंभ में कठोर नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। आगे चल करके वर्ण व्यवस्था जो है कठोर हुई और वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो जन्म हो गया। जन्म मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, इस तरह से। तो शुरू में जो है कठोर नहीं थी। तो यहां पर कथन सही है, कारण गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सत्य है, कारण आर गलत है। तो ये जो है आपका उत्तर होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो निम्न में से किन भारतीय क्रांतिकारियों को इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया था? तो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से किन क्रांतिकारियों को इंग्लैंड में फांसी दी गई, मतलब मृत्यु दंड दिया गया। तो ये आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, श्यामजी वर्मा। तो अगर आपको प्रफुल्ल चाकी याद है तो जो प्रफुल्ल चाकी है जो कि मुजफ्फरपुर के जो जज थे डगलस किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और इसके एक सहयोगी थे खुदीराम बोस। तो इन दोनों ने मिलकर के जो है डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, जिसमें डगलस किंग्सफोर्ड बच जाता है। तो जो खुदीराम बोस है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बाद में उनको फांसी हो जाती है। लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे ये जो है पुलिस के हाथों पड़ने से बचने के लिए खुद को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इनका जो डेथ है ये भारत में ही हुआ था। उसके बाद बात करें मदन लाल ढींगरा। देखो मदन लाल ढींगरा, इनका जो संबंध था ना, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने ये लंदन में रह रहे थे, मतलब इंग्लैंड में, और वहां पर लंदन में रहते हुए ये जो मदन लाल ढींगरा थे, इन्होंने ना जो ब्रिटेन में भारत सचिव हुआ करता था, ब्रिटेन में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार था कर्जन वायली। ये वो वाला कर्जन नहीं है, बंगाल विभाजन वाला कर्जन नहीं है, दूसरा कर्जन है कर्जन वायली, जो कि ब्रिटेन में भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था कर्जन वायली। तो जो कर्जन वायली है इसके विषय में ये प्रसिद्ध था कि इसने जो है ना काफी सारे ऐसे ऐसे सुझाव दिए थे जिसमें भारत में काफी कुछ हुआ था। तो ये काफी कुख्यात था कर्जन वायली। तो मदन लाल ढींगरा ने इस कर्जन वायली की हत्या की थी और इसी हत्या के कारण कर्जन वायली को इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया। तो ये एक पहला हो गए। इनको ना 1909 में मृत्यु दंड दिया गया मदन लाल ढींगरा। मैंने मदन लाल ढींगरा पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। तो 1909 कर्जन वायली की हत्या। उसके बाद देखिएगा उधम सिंह। उधम सिंह भाई इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले इन पर एक मूवी भी आई हुई है, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग उसको देखिएगा। तो जो उधम सिंह थे ना, उधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या की। माइकल ओ डायर ये जो है ना किसी समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, पंजाब प्रांत का। और माइकल ओ डायर जब पंजाब प्रांत का गवर्नर था उसी समय जो है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें काफी सारे लोगों की हत्या की गई थी। तो ये ध्यान रखना। तो माइकल ओ डायर इस चीज के लिए जिम्मेदार था। तो जो उधम सिंह है इन्होंने ना माइकल ओ डायर की हत्या की 1940 में और उसी समय इनको मृत्यु दंड दिया गया। श्यामजी वर्मा जो है ये भी इंग्लैंड में सक्रिय थे, यूरोप के काफी सारे देशों में सक्रिय थे ये, लेकिन इनको जो है मृत्यु दंड नहीं दिया गया था। 1930 में इनकी जो है ना कुछ बीमारी वगैरह से मृत्यु हुई थी श्यामजी वर्मा। तो यहां पर मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ये दो ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। तो 2 और 3 आपका उत्तर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, इन दोनों को जो है इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है फारसियों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा। फारसी मतलब जिनको ईरानी भी कहा जाता है ना, ईरान, फारस।
तो इन लोगों ने जो है ना इस क्षेत्र को हिंदू कहा, ये बोल रहा है पहला कथन। बिल्कुल सही है भाई। देखो जो फारसी थे, ईरानी थे, वो जो है सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, मतलब जो स है ना, स उसको ह उच्चारित करते थे, तो सिंधु का हो गया हिंदू, उसी से हिंदू निकला और बाद में हिंद, और उसी से आगे चल करके हिंदुस्तान शब्द बना। तो पहला कथन सही है। अगला दिया है इंडिया शब्द यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। बिल्कुल ठीक है ये भी। जो यूनानी थे उन्होंने सिंधु नदी को कहा इंडस रिवर, इंडस नदी, और इंडस से ही निकला इंडिया। अगला दिया है राजा भरत के नाम पर इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया तथा इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। ये भी ठीक है भाई। तो यहां पर तीनों ही कथन सत्य होंगे। तो आपका उत्तर होगा 1 2 3 द। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। बिल्कुल ठीक है ये। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। ये भी सत्य है। महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये भी सही है भाई। 1884 में जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर के पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो यहां पर ये जो है ना तीनों कथन सही होंगे। हाँ, तीनों 1 2 3 आपका उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ राजधानी। जो 16 महाजनपद हुआ करते थे ना, उनके बारे में। अंग महाजनपद की बात करें तो चंपा इसकी राजधानी थी। चेदी महाजनपद की सुक्तिमती राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान को पैठन पोठन भी लिखा जाता है। तो आपका कूट क्या बन रहा है? तो चंपा, सुक्तिमती, विराटनगर और प्रतिष्ठान। 3 1 4 2 ये जो है आपका कूट बनेगा। 3 1 4 2 3 1 4 2। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया है कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों पर विचार कीजिए। तो भाई कुछ अधिवेशन दिया है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो बिल्कुल ठीक है ये। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये भी सही है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो भाई ये गलत है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने 1924 में अपना जो बेलगांव अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने 1924, सरोजनी नायडू 1925। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कौन सी घटना घटित हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो भाई लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है ना आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। उसके बाद पिंडारियों का दमन, ये भी जो है हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी हुआ था 1818 में। बाकी जो ठगों का दमन है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था। तो यहां आपका उत्तर होगा 1 2 4। 1 2 4 ये। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन प्रमुखतः विधवा स्त्रियों के उत्थान से जुड़ा था? मतलब कि जो समाज सुधारक, जो विधवा स्त्रियों के लिए कार्य कर रहे थे, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में इन्होंने एक मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ये भी विधवा स्त्रियों के उत्थान से जुड़े हुए थे। वीरे सलिंगम पुंटलू ये भी जुड़े हुए थे। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं भाई स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है। अगला दिया है इसका प्रारूप सर जॉन सोर ने तैयार किया था। ये भी ठीक है भाई। जॉन सोर जो कि आगे चल करके बंगाल का गवर्नर जनरल भी हुआ। सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। ये भी ठीक है। सूर्यास्त का नियम क्या था? तो जो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार हैं ना, जो इससे जुड़े हुए होते थे,
तो उनको एक निश्चित तिथि दी जाती थी, निश्चित दिन दिया जाता था कि आपको जो है इस तिथि तक लगान जमा करवाना है, उस तिथि के सूर्यास्त तक लगान जमा कराना है। अगर कोई सूर्यास्त तक नहीं पहुंच पाता है तो उसका जो जमींदारी है उसको जब्त कर लिया जाता था। तो इसी को बोला जाता था सूर्यास्त का नियम। तो तीनों कथन यहां पर सही होगा, 1 2 3। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो भाई गुप्तकालीन नाटक दिया हुआ है और लेखक देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम, इसके लेखक हैं विशाख दत्त। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है। चारुदत्तम ये भास द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना जो है नाटक है, काव्य है, इस टाइप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इनके अंदर क्या विषय है, क्या कहानी है, ये भी आप थोड़ा सा देखिएगा। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, गुप्तकालीन नाटक करके आप सर्च कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ कूट क्या बन रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 होगा पहले का, उसके बाद 4 2 1, 3 4 2 1, ये जो है आपका कूट बन रहा है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया है, शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया। तो देखो जो उपनिषद थे उनकी संख्या भाई कितनी, 108 कुछ है ना उपनिषदों की संख्या। तो जो शंकराचार्य थे इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धर्मगज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय से संबंधित था। धर्मगज, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित था। धर्मगज विश्वविद्यालय, धर्मगज पुस्तकालय। ये जो धर्मगज पुस्तकालय था ये 3 मंजिला पुस्तकालय था और इसमें बहुत सारी पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी। जब जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जब बिहार बंगाल की ओर आक्रमण करता है तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। तो उस समय यह पुस्तकालय भी बर्बाद हो गया था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मगज नामक पुस्तकालय। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। जो भी नेट सेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगा हो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।